बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 1 में से टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन भी बाकी टेक्निक्स की तरह एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम सेल का अच्छी तरह से मुशाहिदा कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह से उसके हर एक ऑर्गेनेली को अलहदा करके देख सकते हैं या उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसके केमिकल कंपोजिशन को पढ़ने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए, करीब से उसका मुशाहिदा करने के लिए एक टेक्निक यूज़ होती है जिसको फ्रैक्शनेशन कहा जाता है। फ्रैक्शनेशन असल में इस तरह का अमल है कि सेल के जितने भी इंटरनल ऑर्गेनेलीज़ हैं तो उनको सेपरेट कर दिया जाता है और सेपरेटली हर एक का जो है ना उसकी स्टडी की जाती है। तो एक तो हो गया, हमने माइक्रोस्कोपी पढ़ ली कि उसके ज़रिए हम सेल का एज अ होल स्ट्रक्चर देख सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पड़ी है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि सेल के जो ऑर्गेनेलीज़ है उनको अलहदा कर दिया जाए, माइटोकॉन्ड्रिया को अलहदा कर दिया जाए, न्यूक्लियस को अलहदा करके उसका मुशाहिदा कर लिया जाए, गोल्जी बॉडीज़ को, सेल मेम्ब्रेन को, सेल वॉल को अलहदा कर दिया जाए और उसकी स्टडी की जाए, तो अलहदा करने के लिए जो प्रोसेस होता है, जो टेक्निक यूज़ होती है, उसको फ्रैक्शनेशन कहा जाता है। असल में मॉडर्न टेक्निक है जो कि टू सेपरेट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, ये एक मॉडर्न टेक्निक है जिसके ज़रिए हम सेल के कंपोनेंट्स को, मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स को अलहदा कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है, ये जो टेक्निक है, उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ये 3 स्टेप्स में होता है। तो सबसे जो पहला स्टेप है उसको हम कहते हैं ग्राइंडिंग ऑफ टिशू। अब इधर टिशू हमने लिया हुआ है, हमने सेल नहीं लिया। असल में अगर हमने ऑर्गेनेलीज़ का मुशाहिदा करना है तो हम बल्क में टिशू सेल्स ले लेते हैं, मतलब काफ़ी सारे सेल्स ले लेते हैं और उनमें से काफ़ी सारे उसी ऑर्गेनेली को अलहदा कर देते हैं। मतलब एक या दो को हम अलहदा करने के लिए ये टेक्निक यूज़ नहीं होती। मतलब एक टिशू है जिसमें काफ़ी सारे सेल्स हैं और उनमें से हम एक ऑर्गेनेली को निकालना चाहते हैं, तो उसी टिशू से उसमें जितने भी वही ऑर्गेनेली जो कि हमने जिसका मुशाहिदा करना है वो काफ़ी सारे उसमें से अलहदा हो जाएंगे। तो ये हम बल्क में लेते हैं। तो हम टिशू को ले लेते हैं और उसकी ग्राइंडिंग कर लेते हैं। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो ग्राइंडिंग ऑफ द टिशू है। ग्राइंडिंग ऑफ द टिशू, टिश्यूज आर एडेड विद लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ग्राइंडेड विद ग्लास रॉड। अच्छा, जो टिशू को हम ले लेते हैं उसको ग्राइंड किया जाता है, उसको ग्राइंडर में डाल देते हैं और ग्राइंडर में डालने के बाद उसमें लिक्विड नाइट्रोजन डाला जाता है जो कि जिसकी टेम्परेचर होती है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। चूँकि नाइट्रोजन जो है वो रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में होता है तो उसके टेम्परेचर को कम करना पड़ता है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड उसको ज़्यादा कूल किया जाता है तो वो उसमें डाल देते हैं। अब नाइट्रोजन ही क्यों डाल देते हैं? असल में नाइट्रोजन इस वजह से डालते हैं ताकि इसकी टेम्परेचर कम हो, इसमें एडहेशन ख़त्म हो जाए और इसकी टेम्परेचर कम हो। कम टेम्परेचर मतलब -196 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो क्यों चाहिए? वो इस वजह से कि सेल के अंदर जो कि लाइसोसोम है उसके अंदर जितने भी एंजाइम्स मौजूद है, अगर सेल में जो एंजाइम मौजूद है तो वो एंजाइम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। तो अगर सेल को वैसे रखा जाए तो वही एंजाइम जो कि लाइसोसोम में होते हैं जो आपके लिए डाइजेशन करता है, तो अगर वो वैसे ही पड़े रहे ना तो वो सेल को डाइजेस्ट कर लेती है, सेल के ऑर्गेनेलीज़ को मतलब नुकसान पहुंचाती है। तो उससे बचने के लिए -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको लाया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन ऐड कर दिया जाता है, उसके अंदर उसको ग्राइंड किया जाता है एक ग्राइंडर में। ग्राइंड करने के बाद हमारे पास होमोजेनेट फॉर्मेशन हो जाती है। अब होमोजेनेट फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर साइज पार्टिकल। होमोजेनेट कहते हैं मतलब सिमिलर साइज पार्टिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। मतलब ये जो देखें, मतलब इसको ग्राइंड करने के बाद हमने ट्यूब में डाल दिया तो ये जो बन गया हमारे पास मतलब सेम साइज पार्टिकल्स बन गए। तो जो सेम साइज पार्टिकल्स होते हैं उसको होमोजेनेट कहते हैं। ग्राइंड करने के बाद ट्यूब में डाल दिया तो ये जो पार्टिकल्स है हमारे पास वो सेम साइज के हैं, इसको होमोजेनेट कहते हैं। होमोजेनेट फॉर्मेशन हो जाती है वो किस वजह से? ऑस्मोटिक शॉक्स की वजह से और लिक्विड विद प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर। असल में जो इसमें लिक्विड पड़ा होता है वो भी इस ऑर्गेनेलीज या इन चीज़ों के ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर डाल रहे होते हैं। तो ये जो हमारे पास मिक्सचर बन गया तो ये मतलब इसमें सेम साइज़ के पार्टिकल्स है। अब इसमें ये नहीं पता चलता कि कौन से पार्टिकल्स क्या हैं, मतलब कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया है, कौन सा न्यूक्लियस है, तो ये नहीं पता चलता, वो सेम साइज़ पार्टिकल्स बने हुए।
अब इनको मज़ीद इसके साथ एक प्रोसेस करनी होती है जिसके ज़रिए से इनमें से रिक्वायर्ड ऑर्गेनली हम सेपरेट कर लेते हैं। तो उसको सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का अमल किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है जिसमें हम ट्यूब को लगा देते हैं। ट्यूब लगाने के बाद जो ये हमने 2 ट्यूब लगा दी, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है। ये देखिए, मतलब सेंट्रीफ्यूज मशीन में हमने 2 ट्यूब लगा दिए जिसमें होमोजेनेट पड़ा हुआ है। अब सेंट्रीफ्यूज में ये क्वालिटी होती है कि वो मूव करता है, वो रिवोल्यूशन करता है। तो उसको हम रिवॉल्व कर लेते हैं, उसको ऑन करके उसको रिवॉल्व कर लेते हैं। तो रिवोल्यूशन के बाद मतलब एक होती है ना कि जो चीज़ें इसके अंदर पड़ी हुई है तो उसकी सेडिमेंटेशन हो रही होती है। मतलब अगर हम ग्लास में पानी डाल दें, उसमें रेत डाल दें, कंकर डाल दें, उसको एक दफ़ा चम्मच से हिला दें तो वो सारी चीज़ें मतलब उसमें मिक्स हो जाती है। थोड़ी देर पड़े रहने के बाद वो चीज़ें सेटल डाउन हो जाती है, जो बारी चीज़ें हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। तो असल में ये ग्रेविटी की वजह से मतलब जो ज़्यादा मास होता है कि हम कहते हैं ना कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ग्रेविटी का, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास। मतलब मास जितना ज़्यादा होगा तो चीज़ें इतनी जल्दी ज़्यादा मतलब वो उसको उसी ज़्यादा फोर्स के साथ खींचेगा, तो इसमें चीज़ें ज़्यादा मतलब नीचे बैठ जाएगी। तो असल में ये चीज़ें तो है बहुत ज़्यादा लाइट चीज़ें हैं, बहुत जो ये ऑर्गेनेलीज़ है इसका वज़न बहुत ज़्यादा कम है, तो इसको हम रिवॉल्व कर लेते हैं और ज़बरदस्ती उसका जी बढ़ा देते हैं। तो मतलब जी बढ़ाने के लिए इसको रिवॉल्व करना पड़ता है। जिस तरह कपड़ा गीला होता है और उसमें से पानी निकालना होता है हमने, तो पानी उसके अंदर पड़ा होता है, कपड़े को हम घुमाते हैं तो उससे वो चींटें बाहर जाती रहती हैं। तो असल में ये इस तरह कि इसमें जो भारी चीज़ें होती हैं, जो ऑर्गेनेलीज़ होती हैं, वो इस तरह साइडों पे बैठ जाती है। तो एक तो इसकी होती है स्पीड, जिसको हमने जी का नाम दिया हुआ है, ग्रेविटी। तो देखिए, सेपरेशन एंड सेंट्रीफ्यूज, जी जो होता है वो ग्रेविटी होता है और इसको हम रिवोल्यूशन पर मिनट भी कह देते हैं। तो इसकी स्पीड को हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये मतलब कितनी स्पीड के ऊपर घूमेगा। 100 जी के ऊपर मतलब इसको हम 200, 300, 400, 800, 1 लाख, 1,50,000 मतलब हम इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, इसकी जी को बढ़ा सकते हैं। तो जितना हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो उतनी ही छोटे छोटे ज़रात वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। मतलब मिसाल आप ले ले, एक कपड़ा है उसको गीला कर दिया तो उसमें पानी के मतलब ये फ़र्ज़ कर उसमें पानी की जो चींटी होती है उसको अगर हम हल्का सा भी घुमाते हैं तो बड़े बड़े चींटे इससे नीचे गिर जाती। फिर उसमें जो छोटे छोटे ज़रात पानी के पड़े होते हैं उसको तेज़ी से घुमाना पड़ता है, उसको उससे निकालने के लिए तेज़ी से घुमाना पड़ता है। या जो मशीन होता है ड्रायर घर में, तो उसको हम तेज़ी से घुमाते हैं, उसमें कपड़े पड़े हुए होते हैं तो उससे पानी निकल जाता है। सही है। तो उसी तरीके से यही तकरीबन सेम मैकेनिज़्म है। इसी वजह से मतलब इसमें जो चीज़ें पड़ी होती है तो भारी भारी चीज़ें नीचे बैठना शुरू हो जाती हैं अगर हम इसको रिवॉल्व कर देते हैं। अब एक और मिसाल मैं लेता हूँ, अगर भारी चीज़ आपके कपड़े के साथ लगी हुई है तो आप उसको हल्का सा इस तरह यूं करके आप भारी चीज़ को कपड़े से गिरा सकते हैं। लेकिन अगर छोटी सी चीज़ आपके कपड़े के साथ चिमट गई है, अगर आपने उसको गिराना है तो आपने कपड़े को काफ़ी ज़ोर से जो है ना वो मतलब यूं मतलब क्या कहते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर के साथ घुमाना पड़ता है या उसको झटका देना पड़ता है ताकि वो चीज़ आपके कपड़े से अलहदा हो जाए। तो इसमें यह बात तो ज़ाहिर हो गई कि इसमें जो ऑर्गेनेलीज़ है, अगर बड़ी बड़ी ऑर्गेनेलीज़ होगी तो उसके लिए ज़्यादा जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इसमें हल्की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा, जिस तरह के राइबोसोम हो गया जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली है, तो उसको सेपरेट करने के लिए इसका जी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको ज़्यादा स्पीड के साथ घुमाना पड़ता है ताकि वो अलहदा हो जाए। अच्छा, दूसरी बात, जो ये हम इसको घुमा देते हैं तो घुमाने के बाद बारी बारी चीज़ें नीचे बैठ जाती है और कुछ चीज़ें ये इस लिक्विड में सस्पेंडेड पड़ी रहती है। तो जो चीज़ें इस लिक्विड में सस्पेंडेड पड़ी रहती है या ऊपर की तरफ आती है उसको सुपरनेटेंट कहा जाता है, और जो चीज़ें नीचे बैठ जाती है उसको पैलेट कहते हैं। और असल में यही पैलेट हमें रिक्वायर्ड होता है। तो हम इसको एक ट्यूब के ज़रिए निकाल सकते हैं और उसका मुशाहिदा कर सकते हैं कि क्या चीज़ है। अच्छा, ये जो हम कर लेते हैं, जो सुपरनेटेंट है मटेरियल रिमेन इन सोल्यूशन, और पैलेट क्या, मटेरियल प्रेसिपिटेट डाउन इन द बॉटम, जो नीचे बैठ जाती है जी की वजह से। अच्छा, एक तो इसमें जी चाहिए, मतलब जो रिवोल्यूशन पर मिनट है या ग्रेविटी है उसको ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है चीज़ों को अलहदा करने के लिए, और दूसरा है टाइम। मतलब आप अगर काफ़ी छोटी चीज़ों को अलहदा करते हैं तो उसके लिए जी के साथ साथ टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो अच्छा, अब इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली कर लेते हैं, इस तरह मतलब देख लेते हैं कि किस तरह होता है। होमोजेनेट फॉर्मेशन ग्राइंडिंग के बाद हो गई, ट्यूब में डाल दिया, ट्यूब जो है वो दोनों हमने फिट कर दिए सेंट्रीफ्यूज में, सेंट्रीफ्यूज को ऑन करके घुमा दिया स्पीड,
इसकी बढ़ा दी। अच्छा, घुमाने के बाद हमारे पास ट्यूब में चीज़ें आ गई, बड़ी बड़ी चीज़ें नीचे बैठ गई, छोटी छोटी चीज़ें ऊपर सस्पेंडेड है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें उसको मतलब जो ऊपर लिक्विड में सस्पेंडेड है उसको सुपरनेटेंट कहा जाता है, जो कि सोल्यूशन में रह जाती हैं, और जो नीचे बैठ जाती है उसको पैलेट कहा जाता है। अच्छा, तो अब चीज़ों को मैं अब बता रहा हूँ कि जो चीज़ें आपने अलहदा करनी उसके लिए कितनी जी की ज़रूरत होती है और कितने टाइम की ज़रूरत होती है। अब देखें, स्पीड 1 हम कहते हैं कि 800 जी, अगर आप उसकी स्पीड को 800 जी पे रखें और 10 मिनट के लिए उसको घुमाएं, 800 जी 10 मिनट के लिए, तो न्यूक्लियस और सेल वाल अलहदा हो जाएगा। पैलेट जो आएगा आपके पास वो न्यूक्लियस और सेल वाल। अच्छा, वो हम निकाल देते हैं। फिर उसके बाद स्पीड को बढ़ा के 20,000 जी पे रख देते हैं, 20,000 जी, और वो 15 मिनट के लिए, मतलब ज़्यादा स्पीड और टाइम भी ज़्यादा हो गया। तो जो नीचे पैलेट आएगा हमारे पास वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का आएगा, तो वो अलहदा हो जाएगी। चलो, उसको अलहदा करने के बाद अब अगर हमने इसकी स्पीड को 1 लाख जी पे डाल दिया और 60 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए इसको जो हमने घुमा दिया, तो हमारे पास जो नीचे चीज़ें रह जाएगी वो माइक्रोसोम, छोटी छोटी चीज़ें रह जाएगी, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन रह जाएगा। अच्छा, अगर हम उसकी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें निकल गई, अब छोटी छोटी चीज़ें रह गई है, तो 1,50,000 जी पे रख देते हैं, 1,50,000 जी, और उसको 3 घंटे के लिए घुमा देते हैं, तो जो हमारे पास नीचे चीज़ें बच जाएगी वो राइबोसोम है। अच्छा, इन चीज़ों को, ये चीज़ें जो है ना, ये याद रखनी होती है कि 800 जी में क्या निकलता है, जो मतलब 10 मिनट के लिए अगर हम लगा देते हैं, 20,000 15 मिनट के लिए लगा देते, तो आपको ये पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को अलहदा करने के लिए 20,000 जी चाहिए और 15 मिनट्स का टाइम चाहिए। तो ये अगर एमसीक्यूज़ में आए तो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए। ये टेक्निक है, इस टेक्निक्स के ज़रिए हम जो है ना चीज़ों को सेपरेट कर लेते हैं, जो पैलेट में आ जाती है, पैलेट से चीज़ें निकाल देते हैं और उसको, उसकी ऑब्जर्वेशन हम सेपरेटली कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, ये टेक्निक है मतलब जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज है उनको अलहदा करने के लिए ये टेक्निक यूज़ होती है। तो इसका नाम है सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन में 3 स्टेप है। ग्राइंडिंग ऑफ द टिश्यू, ग्राइंडिंग ऑफ द टिश्यू में क्या चाहिए कि उसको ग्लास राड से अगर आपने जो है ना ग्राइंड करना है, या ग्राइंडर एक मशीन है उसको, उसके साथ, और उसमें जो लिक्विड डालते हैं वो नाइट्रोजन होता है और उसकी टेम्परेचर जो है वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। दूसरा जो स्टेप है वो होमोजेनेट फार्मेशन है, सेम साइज़ पार्टिकल्स बन जाते हैं। फिर जो तीसरा स्टेप है वो सेंट्रीफिकेशन है, उसको घुमाना पड़ता है। घुमाने के लिए जी चाहिए, मतलब 2 चीज़ें जहन में रखनी चाहिए कि जी ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, मतलब उसके लिए रिवोल्यूशन पर मिनट कितना देना चाहिए, 800 देना चाहिए, 1,50,000। तो वो जी की वैल्यू है वो जहन में याद रखनी चाहिए, और दूसरी बात टाइम के, कितने टाइम के लिए उसको घुमाना है। अब ये टेक्निक हमारे पास नॉर्मली जो लेब्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। जो लेबॉर्ट्रीज़ होती है उसमें अगर ब्लड टेस्ट होता है तो ब्लड को निकाल के ट्यूब में डाल देते हैं और ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज में रख देते हैं, उसको घुमाते हैं, और उसको घुमाने के बाद अगर आप ट्यूब को देख ले तो जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, वो नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि वो भारी होते हैं। जो आरबीसीज होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, वो भारी होते हैं, और जो प्लाज्मा है ना वो ऊपर आ जाता है। तो ऊपर का कलर आपको येलो टाइप या इस तरह वाइट टाइप का नज़र आएगा, और नीचे जो है वो आपको रेड नज़र आएगा। तो जो ब्लड सेल्स है जो भारी है वो नीचे बैठ गया और प्लाज्मा ऊपर रह गया। तो ये टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं फ्रैक्शनेशन के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बस यही तक था, मतलब ख़त्म हो गया। इसके बाद हम इंशाल्लाह टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि लेक्चर जो है वो आपको मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको चाहिए कि लाजमी कमेंट्स करें, तो उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।